हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो मैं अंकित मिश्रा आपके सामने आज इस वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें जानने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर है वो किससे रिलेटेड है? नेशनल इनकम से। इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आय को समझेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय आय होता क्या है और किस तरह से इसे निकाला जाता है। तो चलिए फिर इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो कि जनरली नेशनल इनकम है क्या। अगर हम बात करें कि नेशनल इनकम है क्या, तो जैसे कि कोई भी कंट्री है तो उसके यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत, इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो कुछ भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जो कुछ भी हमारे सर्विसेज होते हैं, ठीक है, जो भी मतलब कि उत्पाद है, सेवा है, तो इन सभी के कुल मौद्रिक मान को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत रखा जाता है। इन सभी के टोटल मॉनेटरी वैल्यू को नेशनल इनकम के अंतर्गत रखा जाता है, मौद्रिक मान को। ठीक है, तो हमारा नेशनल इनकम जो है मतलब कब से कब कैलकुलेट होता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च है। दिस इज फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जानते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें अगर हम, तो देखो इसकी जो हम गणना करते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ना अगर हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जाने, इसके इतिहास के बारे में जाने, तो दादा भाई नौरोजी, ये जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिए आप लोग कि कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, कि इस बुक की रचना किसके द्वारा की गई थी, कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी। तो ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाता है। 1868 में उन्होंने इस बुक की रचना की और इसी बुक के माध्यम से ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की थी, जिन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय आय का प्रकाशन किया था। ठीक है, सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो उस समय जो भारत की राष्ट्रीय आय थी वो 20 रुपये, मतलब जो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं हम, प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है अभी इस वीडियो में ही आगे भी आ जाएगा ये। तो प्रति व्यक्ति आय जो उस समय होती थी वो 20 रुपये होती थी। ठीक है, जब इन्होंने कैलकुलेट किया था। तो वैसे भी ये जो बुक है, इनकी जो बुक लिखी हुई है, ये ब्रिटिश इकोनॉमी का क्रिटिक्स है। ठीक है, इंडिया पे जो ब्रिटिश इकोनॉमी का जो बैड इम्पैक्ट रहा उन सब के बारे में है, इसमें क्रिटिक्स है ये पूरी तरह से। ठीक है, तो अब हम जो है सो अभी के नेशनल इनकम के कैलकुलेशन पे अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन किया जाता है तो इसमें सबसे पहले हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जीडीपी के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसे क्या कहेंगे आप लोग? सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे हिंदी में आप इसे। तो ये जो जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि ना, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो डेफिनेशन उतना मायने नहीं रखता हमारे एग्जाम्स के अंदर। जो हमारे वनडेज एग्जाम होते हैं, एसएससी है, रेलवे है, इनमें डेफिनेशन से हमें कुछ खास मतलब नहीं होता। इनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो इनमें क्या क्या पॉइंट आप याद रखोगे कि सबसे पहले तो विद इन दी बाउंड्री ऑफ कंट्री, किसी देश के सीमा के भीतर, एक चीज़ आपने याद रखना है कि विद इन दी बाउंड्री ऑफ द कंट्री, किसी देश के सीमा के भीतर जो कुछ भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो जनरेट होते हैं, ठीक है, जो कुछ भी उत्पाद और सेवाएं जो दी जाती हैं, तो उसके फाइनल मॉनेटरी
मौद्रिक मान को ही जीडीपी कहा जाता है। तो ये आपका जीडीपी होता है, ठीक है। अब देखो कि मान लो कि कंपनी कोई अमेरिकन कंपनी है एप्पल, ठीक है। एप्पल क्या है भाई, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, ये अमेरिकन कंपनी है। अब एप्पल ने क्या किया कि इंडिया के अंदर में एक फर्म लगाया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म लगाया। एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है और इसने इंडिया के अंदर में एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म लगाया और ये यहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन कर रहा है। तो भले ही ये अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, भले ही ये यूएसए की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, लेकिन जब ये प्रोडक्शन हमारे कंट्री के अंदर कर रहा है, इसका जो प्रोडक्शन है विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री हुआ है, हमारे देश की सीमा के भीतर हुआ है, तो ये हमारे जीडीपी में कैलकुलेट होगा। इट विल बी कैलकुलेटेड इन जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो एप्पल ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की है, ये हमारे जीडीपी में कैलकुलेट होगा। अब मान लो कोई इंडियन कंपनी है, सपोज विप्रो है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि विप्रो इज इंडियन कंपनी। अब इसने अमेरिका के अंदर में यूएसए में कोई फर्म लगाया, ठीक है, और वहाँ पे ये कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, वहाँ पे सर्विसेज दे रहा है। तो अब ये भले ही इंडियन कंपनी है, लेकिन इसका जो अभी प्रोडक्शन और सर्विस है ये हमारे देश की बाउंड्री के अंदर तो है नहीं, ये अमेरिका के अंदर हो रहा है। तो इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये हमारे जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा भाई, भले ही हमारे देश की कंपनी है, लेकिन प्रोडक्शन हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर नहीं हुआ, जो सर्विसेज है वो हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर जनरेट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अगर थोड़ा सा जीडीपी के फॉर्मूले को लिखें तो जीडीपी का फॉर्मूला देख लेते हैं जरा क्या होता है। तो ये होता है जी प्लस सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, आर माइनस पी। तो इनका मतलब क्या है यहाँ पर जी से किसका मतलब है, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है यहाँ पे सी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग खर्च, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी यहाँ पे उपभोग, और सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उपभोग खर्च है। आई जो पैसा बच गया अब क्या होगा, वो इन्वेस्ट होगा। तो आई क्या है यहाँ पर, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आई से मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से है। यहाँ पे एक्स माइनस एम क्या है, एक्स माइनस एम यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट है यहाँ पर एक्स माइनस आपका जीडीपी। ये हमने जीडीपी के बारे में जाना। अब जीडीपी के बाद हम लोग अब जीएनपी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज जीएनपी। अब हमारा अगला पॉइंट है जीएनपी। तो भाई जीएनपी क्या होता है, जीएनपी सिंपली होता है कि जीडीपी, जो भी आप पीछे पढ़ के आए हो, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड, प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से आने वाली आय, ठीक है। जीडीपी प्लस विदेशों से आने वाली आय को हम जीएनपी के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जीडीपी आपका क्या हो जाता है, जीडीपी हो जाता है जीएनपी इक्वल टू क्या हो जाता है, ये आपका जीडीपी प्लस आर माइनस पी हो जाता है। रिसिप्ट माइनस पेमेंट जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट जुड़ जाएगा इसमें। दिस इज जीएनपी, जीडीपी प्लस आर माइनस पी। अब यहाँ पे आर क्या है आपका भाई, आर रिसिप्ट है, और पी क्या है यहाँ पर, पी यहाँ पर पेमेंट है, ठीक है, पी पेमेंट हो जाता है। अब जरा जीएनपी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि रिसिप्ट क्या है और पेमेंट क्या है। अब सपोज कि ना एप्पल है, एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, एप्पल है एक अमेरिकन कंपनी है, और इसने हमारे यहाँ पे एक फर्म डाला, इंडिया के अंदर में एक फर्म डाला, और ये इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है एप्पल का, ठीक है। तो देखो कि होगा क्या कि भाई, क्योंकि ये हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हमारे जीडीपी में तो कैलकुलेट होगा, ये हमारे जीडीपी में तो जोड़ा जाएगा, बट ये ना हमारे जीएनपी में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट तो उस कंट्री का कंपनी है, वहाँ ले जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारे लिए ना पेमेंट बन गया, ठीक है, ले गया वो यहाँ से, पेमेंट बन गया। तो ये हमारे कंट्री के जीडीपी में जरूर, प्रोडक्शन हमारे कंट्री के जीडीपी में जरूर कैलकुलेट होगा, लेकिन हमारे जीएनपी में कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब कोई कंट्री है, मान लो विप्रो है, ठीक है,
विप्रो। तो विप्रो एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, और इसके बाद इसने फर्म कहाँ पर डाला, अमेरिका के अंदर में डाला। तो अब ये ना अमेरिका के जीडीपी में कैलकुलेट होगा क्योंकि प्रोडक्शन वहाँ उस देश के सीमा के भीतर हो रहा है, बट ये हमारे जीएनपी में कैलकुलेट होगा। ये हमारे लिए रिसिट है, ठीक है, ये हमारे लिए आर है, रिसिट है, तो ये हमारे जीएनपी में कैलकुलेट होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब जैसे मान लो कि कोई अमेरिकन एम्बेसडर है, कोई अमेरिकन एम्बेसडर है हमारे देश के अंदर, ये राजदूत है, ठीक है, तो इसकी जो सैलरी आ रही है अमेरिका से हमारे कंट्री में, तो वो हमारे लिए रिसिट होगा, ठीक है, ये हमारे लिए रिसिट होगा। अब कोई इंडियन एम्बेसडर है और वो बाहर काम कर रहा है, ठीक है, बाहर काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, वो हमारे लिए पेमेंट हो जाएगा। वो पैसा तो बाहर चला गया, हमने एज अ सैलरी वेतन के रूप में उसे दे दिया है ना, तो वो हमारे लिए पेमेंट हो जाएगा। तो ये आपका आर माइनस पी होता है और आपको पता होना चाहिए कि इसमें से क्या कैलकुलेट किया जाना, क्या ऐड किया जाना चाहिए और क्या इसमें माइनस किया जाना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए हमें। इसके बाद अब अगर हम डिस्कशन करें कि जीएनपी और जीडीपी में रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी, ये कब इससे बड़ा होगा, कब इससे छोटा होगा और कब इसके बराबर होगा, तो ये सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, ये आर माइनस पी पे डिपेंड करेगा। देखो कि अगर आर की वैल्यू पी से ज़्यादा है, ठीक है, इफ रिसिट इज ग्रेटर देन पी, ठीक है, तो अब ये सी बात है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इस केस में जो जीएनपी है वो आपका जीडीपी से बड़ा होगा, ठीक है, जीडीपी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जीएनपी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी जीडीपी से। और अगर आर छोटा है पी से, ठीक है, अगर आर पी से छोटा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, जीएनपी की वैल्यू को घटा देगा ये, तो इस केस में जीएनपी जीडीपी से छोटा हो जाएगा। और अगर आर इक्वल टू पी है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये जीरो आ जाएगा आपका, है ना, और इस केस में क्या होगा कि जो जीएनपी है वो जीडीपी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इन दिस केस जीएनपी विल बी इक्वल टू जीडीपी। तो ये आर और पी के ज़्यादा होने पर, कम होने पर या बराबर होने पर डिपेंड करता है कि जीएनपी कब जीडीपी से बड़ा होगा, कब जीएनपी जीडीपी से कम होगा, कब जीएनपी जीडीपी के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हमारे भारत में, तो हमारे भारत में क्या है कि अब आप इसमें अंदाज़ा लगाओगे तो हमारे भारत का क्या केस आएगा भाई, हमारे यहाँ पे पेमेंट ज़्यादा है, विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है यहाँ पर भारत के अंदर में, ठीक है, भारत में विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पैसा बाहर चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पेमेंट ज़्यादा है और रिसिप्ट क्या है, कम है। तो भारत का ये केस बनता है कि हमारे यहाँ का जो जीएनपी होता है वो जीडीपी से कम होता है, ये इंडिया का केस है। क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ पर जो आर है, रिसिप्ट है, वो पेमेंट से कम है, पेमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये हमने जीएनपी के बारे में जाना, ये हमने जीएनपी को समझने की कोशिश की पूरी तरीके से। अब जीएनपी के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, डेट इज एनएनपी। अब एनएनपी के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो एनएनपी क्या होता है भाई? एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ये हो गया आपका कुल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ना एनएनपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है कि जब प्रोडक्शन होता है, जब उत्पादन होता है, तो वहाँ पे एक ह्रास मूल्य होता है, कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन होता है। तो हम डेप्रिसिएशन को ना अपने इनकम में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब आप जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, ह्रास मूल्य घटा देते हो, जो भी आपका ह्रास रहा है मूल्य, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, तो ये आपका क्या आ जाता है? एनएनपी आ जाता है। दिस इज एनएनपी, इसी को एनएनपी कहते हैं। तो एनएनपी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। और एक चीज़ और कि डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी जीरो, डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी जीरो, डेप्रिसिएशन कभी शून्य नहीं हो सकता, डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एनएनपी है
वो हमेशा जीएनपी से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे यही एक केस बनता है कि एनएनपी इज स्मॉलर देन जीएनपी, एनएनपी की वैल्यू जीएनपी से कम होती है, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता कभी, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू जरूर आता है। तो यही जो एनएनपी जो है ना, यही भाई नेशनल इनकम होता है, इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। दिस इज नेशनल इनकम, यही राष्ट्रीय आय है। अब इसको कैलकुलेट करने के ना दो तरीके होते हैं अगर हम बात करें तो, ठीक है। एक तो जो आपका एनएनपी है, एनएनपी ये एक तो मार्केट कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, बाजार मूल्य पर इसका मापा जाता है, और दूसरा जो एनएनपी होता है ये दूसरा की फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि देखो, जब फैक्ट्री में जब सामान बन के तैयार होता है और वहीं पे उसके लागत मूल्य पर, इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट लागत मूल्य होता है, इसका मतलब बाजार मूल्य होता है, तो जब हम इसको वहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं जहाँ फैक्ट्री में जो सामान लगा, तो वो आपका फैक्टर कॉस्ट पे हो जाता है। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, लागत मूल्य पर, ये लागत मूल्य पर कहलाता है, जबकि ये बाजार मूल्य पर कहलाता है। अब क्या होगा कि फैक्ट्री से जब सामान मार्केट के अंदर आएगा, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाएंगे, ठीक है, और प्रत्यक्ष कर जुड़ जाएंगे, और जब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका एनएनपी-एमसी हो जाएगा बाजार मूल्य पर। यानी कि अगर हम ना इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहें, ठीक है, कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एनएनपी-एफसी एंड एनएनपी-एमसी, तो जरा इसको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो कि एनएनपी मार्केट कॉस्ट, या एक काम करो पहले फैक्टर कॉस्ट लिख लो, तो आप इसमें क्या जोड़ोगे, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ोगे। भाई एक सीधी सी बात है कि मार्केट में जब सामान आता है तो अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाता है, जीएसटी कह लो आप इसे, ठीक है, अब तो जीएसटी ही होता है, तो अप्रत्यक्ष कर जुड़ गया, ठीक है, और सब्सिडी माइनस किया जाता है, सब्सिडी इज सब्सट्रैक्टेड, तो ये आप कहाँ पहुंच जाते हो, ये आप एनएनपी मार्केट कॉस्ट पे पहुंच जाते हो। तो ये रिलेशन होता है इन दोनों में, ठीक है, ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी मार्केट कॉस्ट में रिलेशन होता है, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो भाई प्रति व्यक्ति आय के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे देश में ये तरीका है कि एनएनपी, देखो हमारे देश में जो नेशनल इनकम है ना, वो एनएनपी-एफसी पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि एनएनपी को कैलकुलेट करने के दो तरीके जरूर हैं, एक एनएनपी-एफसी है, एक एनएनपी-एमसी है, बट इन इंडिया, भारत में एनएनपी इज कैलकुलेटेड एट एनएनपी-एफसी। तो एनएनपी-एफसी से जब आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है, एनएनपी-एफसी को जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, टोटल पॉपुलेशन होगा यहाँ पे, ये नहीं कि खाली वर्किंग पॉपुलेशन डालोगे, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, तो ये आपको पर कैपिटा इनकम दे देता है, ठीक है। इसका मतलब कि एनएनपी-एफसी अपॉन कुल जनसंख्या, कुल डालते हैं, कई बार ऑप्शन में वर्किंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जाता है, कुल जनसंख्या को इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे, तो ये आपका प्रति व्यक्ति आय हो जाता है, पर कैपिटा इनकम हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखो जीडीपी को भी ना कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, जरा उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, जरा उसके बारे में भी जानते हैं। तो ये तो प्रति व्यक्ति आय वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो आपका जीडीपी है ना, उसे भी दो तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है, दो बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, जरा उसको जानते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के दो तरह से पब्लिश किया जाता है इसे। ये क्या है, एक आपका होता है जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल प्राइस, या इसी को जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहते हैं, और जीडीपी एट करंट प्राइस ये होता है आपका वर्तमान मूल्य पर जीडीपी, वर्तमान मूल्य पर जीडीपी। देखो जो हमारे यहाँ पे सीएसओ है ना, जब ये इस चीज़ का प्रकाशन करता है, हमारे यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा नेशनल इनकम वगैरह को पब्लिश किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों ही करता है, ये नॉमिनल प्राइस पे भी करता है और ये रियल प्राइस पे भी करता है। और दूसरा इसमें क्या हो जाता है आपका
जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये सेकंड हो गया कि तो ये आपका होता है जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस, करंट प्राइस, और दूसरा होता है आपका जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इसी को बेस प्राइस भी कहते हैं, जीडीपी एट बेस प्राइस, या फिर आप हिंदी में इसे क्या कहोगे, हिंदी में आप इसे कहोगे स्थिर मूल्य पर जीडीपी, स्थिर मूल्य पर जीडीपी। तो जानते जरा कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, मतलब अंतर क्या होता है। देखो ऐसा होता है कि जब ना आप वर्तमान मूल्य पर जीडीपी को कैलकुलेट करने बैठते हो, ठीक है, वर्तमान मूल्य का मतलब क्या है कि मान लो अभी चलो 2020 है, तो अभी आप जीडीपी को कैलकुलेट करने बैठोगे तो ये आपका जीडीपी ना हाई आएगा, ठीक है, उच्च जीडीपी रेट आएगी आपकी। तो इस हाई की वजह क्या है, इस हाई की वजह है इन्फ्लेशन, ठीक है, ऐसा जो हुआ है ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, ये मुद्रास्फीति की वजह से। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, महंगाई होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी हाई दिखा रहा है, बट इस तरह से ना ये हमारे रियल ग्रोथ को लेकिन शो नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि जो जीडीपी हाई आया है वो किसकी वजह से आया है, इन्फ्लेशन की वजह से आया है। तो इससे हमारे रियल ग्रोथ का पता नहीं चला, हमारे वास्तविक वृद्धि का पता नहीं चला। तो हम क्या करते हैं कि ना एक बेस ईयर मान के चलते हैं, एक बेस ईयर या आधार वर्ष मान के चलते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि अभी जो जैसे बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12 चल रहा है, तो हम करंट प्राइस में से बेस ईयर के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। तो फिर जो जीडीपी आता है वो क्या कहलाता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहलाता है। मतलब इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता, मुद्रास्फीति का इफेक्ट नहीं होता, और फिर ये हमारे जीडीपी के रिलेशन निकालोगे, इन दोनों में अगर आप रिलेशन निकालोगे तो सिंपल सी बात है, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जीडीपी एट करंट प्राइस में से, जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस या करंट प्राइस में से आप क्या करो कि इन्फ्लेशन माइनस कर दो, ठीक है। इन्फ्लेशन किसके अकॉर्डिंग भाई, बेस ईयर के अकॉर्डिंग, आधार वर्ष के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन माइनस कर दो, तो आप ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच जाओगे, आप जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे पहुँच जाओगे, और इस तरह से ये हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ को शो कर देगा। तो हमारे देश में जो सीएसओ है, सीएसओ क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा ना ये दोनों ही पब्लिश किया जाता है। ये जब पब्लिश होता है नेशनल इनकम हमारा, तो इसमें जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस भी होता है और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी होता है, तो दोनों को पब्लिश किया जाता है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में हमने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन को समझा और उससे रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स समझे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह की सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।